चेन्नई में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए सहारनपुर के 7 किक बॉक्सिंग खिलाड़ी हुए रवाना। आपको बता दें, चेन्नई में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सहारनपुर के 7 किक बॉक्सिंग खिलाड़ी सोमवार दोपहर 12:30 बजे रवाना हो गए। चेन्नई के लिए रवाना होने से पूर्व खिलाड़ियों का क्रीड़ा अधिकारी राहुल चोपड़ा के द्वारा स्वागत कर शुभकामनाएं दी गई। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ सहारनपुर के अध्यक्ष अजय कुमार, सचिव मनोज प्रजापति ने बताया कि राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन चेन्नई में 27 से 31 अगस्त 2025 तक नेहरू इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। आज बच्चे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये इन लोग के लिए, ये मेरे खिलाड़ी हैं किक बॉक्सिंग के, ये उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। 27 से 31 तारीख तक चेन्नई में सब जूनियर चैम्पियनशिप है, उसमें ये खिलाड़ी हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं इसके लिए इनके कोच, एसोसिएशन के सचिव और अपने सारे प्रशिक्षक और जितने भी खेल प्रेमी हैं उन सब की तरफ से इन बच्चों को बधाई देता हूं। इन खिलाड़ियों से अपेक्षा करता हूं वहां पर जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और अपना अच्छा करेंगे, और जैसा भी होगा कुछ सीख कर आएंगे, और अगर पदक लेके आएंगे तो उसके लिए मैं पहले से ही अग्रिम बहुत बहुत बधाई देता हूं इन लोगों को। जी, आपका नाम और आज क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सोनू सैनी है। मैं किक बॉक्सिंग में इंटरनेशनल रेफरी हूं और पूरी यूपी का ततामी हेड हूं। ये हमारे बच्चे चेन्नई जा रहे हैं, जो कि हमारा नेशनल होने जा रहा है। ये हमारा है 27 से 31 अगस्त तक, और हमारी पूरी टीम है उत्तर प्रदेश से लगभग 70 के आसपास बच्चे हैं, और हमारे सहारनपुर से भी कितने 7 खिलाड़ी जा रहे हैं, और जगह जगह से सब, मतलब हमारी पूरी यूपी से 70 खिलाड़ी हो गए हैं। सब पूरी टीम जा रही है। क्या कहना चाहेंगे बच्चे? उनके लिए बहुत ही, मैं कहूँगा, सब जो जीतते हैं उनके लिए भी बधाई, ना जीतते हैं उनके लिए भी बधाई। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मनोज प्रजापति है। मैं किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ सहारनपुर का जिला सचिव हूँ। आज हमारे सहारनपुर के 7 खिलाड़ी हैं, जो कि राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप चेन्नई में आयोजित हो रही है 27 से 31 अगस्त। उसमें यूपी टीम की तरफ से अरविंद शेरवाले जी की ओर से प्रतिभाग करेंगे, और इन सब सम्मान समारोह होगा। आपके खिलाड़ियों को किन्होंने सम्मानित किया? आज हमारे खिलाड़ियों का सम्मान समारोह RSO साहब के राहुल चोपड़ा जी की ओर से किया गया है, और उन्हें हमारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी है। धन्यवाद। पुल को जल्दी बनवाने एवं जवाहर नवोदय विद्यालय की सड़क बनवाने के लिए जिलाधिकारी से मिले रामपुर मनिहारन विधायक। आपको बता दें, सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर रामपुर मनिहारन में रेलवे फाटक के ऊपर पुल बनाया जा रहा है, जो कि काफी दिनों से बन रहा है, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण रामपुर मनिहारन में भारी जाम लगा रहता है, जिसे लेकर रामपुर मनिहारन विधायक देवेंद्र निम ने सोमवार दोपहर 12:30 बजे जिलाधिकारी मनीष बंसल से मुलाकात की एवं पुल को जल्द बनवाने की मांग की। इसके साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय की सड़क को बनवाने की मांग की गई है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि दोनों समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। आज हमारे यहाँ पे जो रामपुर मनिहारन पर जो एक ब्रिज बन रहा है, और उस पुल को लेकर लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर बहुत लंबे लंबे जाम लगते हैं, और वहाँ पर स्कूल की जब छुट्टी होती है तो बच्चों को भी बड़ा जाम में रहना पड़ता है, जिससे वो कई कई घंटे वहाँ पर जाम में रहते हैं। मैं अभी परसों ही वहाँ पर गया था, और मैंने जब स्थिति देखी तो वहाँ पर स्थिति बहुत खराब थी। तो मैंने आज DM साहब से यही अपना एक पत्र दिया कि इसमें उस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए NHAI के द्वारा, और जब तक वो पुल बने तब तक वहाँ पर 2 साइडेड रोड, क्योंकि अभी एक ही साइड रोड है, तो एक साइड रोड होने से जब पुल खुलता है तो दोनों तरफ जाम लग जाता है। तो मैंने अभी DM साहब से और NHAI के अधिकारियों से बात करी है, और वो 1-2 दिन में वो मौके पे जाएंगे। DM साहब भी जाएंगे, SDM भी जाएंगी, और मैं भी जाऊंगा, और हम उस चीज को समाधान भी करेंगे, और उस पुल को और तेजी से गति लाकर जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर रामपुर मनिहार में जो हमारा मिर्जापुर है, वहाँ पर एक जवाहर नवोदय भी है, जहाँ पर एक बहुत टैलेंटेड बच्चे पढ़ते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कहा है कि वहाँ एक 1.5 किलोमीटर की सड़क है, वो भी जल्द से जल्द बनवाई जाए, और DM साहब ने आश्वासन दिया है उस सड़क को भी हम जल्दी बनवाएंगे, जिससे वहाँ पर रहने वाले बच्चों को आने जाने में आसानी रहेगी। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोकतंत्र सेनानी ने लखनौती में कब्जा मुक्त हुए किले को लेकर जिलाधिकारी का किया धन्यवाद अदा। आपको बता दें, सोमवार दोपहर 1 बजे लोकतंत्र सेनानी राजेंद्र अटल अपने साथियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे।
लखनौती में जिला प्रशासन के द्वारा मुगल कालीन किले को कब्जा मुक्त कराया गया है और उसको सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है, जिसको लेकर राजेंद्र अटल ने अपने साथियों के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात कर उनको धन्यवाद अदा किया। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। मैं लोकतंत्र सेनानी राजेंद्र अटल। आज किस विषय पर आप जिलाधिकारी से? जी, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी आक्रमण हुए मुगल कालीन समय में, वो हरियाणा साइड से मुगल आते थे। उनके हमलों को रोकने के लिए मराठों ने सहारनपुर में बड़ी किलेबंदी की थी। एक किला सहारनपुर में बनाया गया था जो आजकल जिसमें जेल है, और जो सहारनपुर का कंपनी गार्डन है और रिमोन डिपो है, ये भी सेना के लिए मराठों ने स्थान बनाए थे। बुद्ध शाह उस समय के शासक थे। इसी भांति मराठों ने सहारनपुर जिले के गंगो के पास लखनौती में एक किला बनाया था मुगलों के आक्रमणों को रोकने के लिए। वो किला उस समय किसी समय में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया जब मराठा कमजोर पड़े, और अंग्रेजों के जाने के बाद मुगलों ने उस पर पुनः कब्जा कर लिया। तो आज हम इसलिए आए हैं कि जिला प्रशासन ने एक अद्भुत कार्रवाई की। उसके अंतर्गत एसडीएम ने उसको सरकारी संपत्ति माना और पुरातत्व विभाग की स्थान माना, और उसके खिलाफ फैसला दिया कोई भी किले के ऊपर कब्जा साबित नहीं होता है। तो जिसमें दूसरा पक्ष डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गया। 2 साल के बाद अभी 1-2 दिन पहले ही पुनः डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला दिया है कि ये सरकारी संपत्ति है और पुरातत्व विभाग को सौंपी जानी चाहिए। उसके लिए हम प्रशासन को बधाई देने के लिए आए हैं। उन्होंने ये बहुत अच्छी कार्रवाई की है। हमारे जिलाधिकारी महोदय इस कार्य के लिए बधाई के बारंबार पात्र हैं, और ये पुनः किला पुरातत्व विभाग को सौंपा जा रहा है। इसी संदर्भ में हम लोग आए हैं, उनको बधाई देने के लिए आए। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर अधीनस्थ कृषि सेवा संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे में अनावश्यक ड्यूटी लगाए जाने का किया विरोध। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चौहान के नेतृत्व में पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण सोमवार दोपहर 2 बजे धरने पर बैठ गए, जिसमें उनका कहना था कि राजस्व विभाग के मूल कार्य खसरा पड़ताल की वर्तमान डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रक्रिया से लेखपाल को मुक्त रखते हुए कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों को अनावश्यक ड्यूटी पर लगाया गया है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। आपका नाम और आज किस लिए धरना दिया? मैं रविंद्र चौहान, जिला अध्यक्ष अधीनस्थ कृषि सेवा संघ जनपद शाखा सहारनपुर। ये आज हकीकत नगर रामलीला मैदान पर हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम है, ये एक सरकार के द्वारा DCS डिजिटल क्रॉप सर्वे जो सरकार करा रही है, ये पिछले 2 वर्ष से कार्य निरंतर प्रदेश में चल रहा है। जो ये इसे ई खसरा पड़ताल बोलते हैं। ये जो खसरे का कार्य है, पुराने समय से ही निरंतर जब मैनुअली होता था, इसको राजस्व विभाग के द्वारा लेखपाल के द्वारा किया जाता था। अब लेखपाल के साथ में कृषि विभाग को सहयोग के रूप में इसमें सम्मिलित कर दिया गया शासन के द्वारा, और लगातार पिछले 2 साल से पूरे सहयोगात्मक रवैये के साथ में कृषि विभाग का टोटल स्टाफ राजस्व विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को कर रहा था। तो राजस्व विभाग ने धीरे धीरे इससे अपने हाथ खींचते हुए जो लेखपाल जो ई खसरा करता था उसको इससे बाहर कर दिया। उसको लेकर ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, और ये हमारा धरना प्रदर्शन पूरे 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसके क्रम में आज सभी जनपदों में जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से आज ये ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। और 28 तारीख में इसी कड़ी में हमारा बड़ा धरना, प्रदेशव्यापी धरना लखनऊ में होगा, जिसमें ये हमारा अनिश्चितकालीन के लिए धरना, अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो अनिश्चितकालीन के लिए धरना ये उसमें परिवर्तित हो जाएगा। और जब तक लेखपाल या तो इस काम पे वापस नहीं आ जाते या हमारी कृषि विभाग के कर्मचारी इस कार्य से नहीं हट जाते, ये हमारा धरना, ये हमारा विरोध ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। मैं सरदार सिंह, जिला मंत्री, राज्य कर्मचारी संघ परिषद, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ का जो आज धरना है, इसके समर्थन में यहाँ पर आया हूँ। और राज्य कर्मचारी संघ परिषद, ये कृषि संघ जो है मुख्य घटक होने के नाते पूर्ण रूप से इनका समर्थन करती है, और किसी भी तरह से अगर इनका उत्पीड़न होगा तो जितने भी हमारे घटक हैं तन मन धन से इस चीज़ का विरोध करेंगे।
और जब तक इनकी मांग नहीं होती तब तक हम इन लोगों के साथ रहेंगे। मैं विजेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष राज्य कर्मचारी एवं अधीनस्थ प्रतिनिधि सेवा संघ। हमारा जो विरोध है, हमारे डिजिटल करों के विरोध है। जब तक लेखपाल इसमें हमारे साथ में कब्जे करने में लगा, इसमें कार्य का सहयोग नहीं देगा, तब तक इस कार्य का विरोध करते रहेंगे। विकास भवन सभागार में सहारनपुर लोकसभा सांसद की अध्यक्षता में दिशा की बैठक में विभागवार हुई समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सोमवार शाम 4 बजे जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक आहूत की गई। बैठक में भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान आदि योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। दिशा की बैठक थी आज, आप शामिल हुए यहाँ पर। क्या कुछ लग रहा है कि जो पिछली बार के जो काम थे दिए गए थे वो पूरे हो पाए कि नहीं? देखिए, काम है, राजकाज के काम है, सब इसी तरह चलते हैं। जो काम दिए थे कुछ रह गए, कुछ हो गए। अब जो दिए हैं इस बार थोड़ा सख्त कार्रवाई की है कि हमने जो जनप्रतिनिधि आपके पास लेटर लिख रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, आप उनको अवगत कराइए। काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आप क्यों नहीं कर रहे हो, काम नहीं हुआ तो उसके कारण बताना पड़ेगा आपको। तो पीएम-सीएम वाला जो विधेयक था उसको लेकर अमित शाह कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं विपक्ष बिना बात राजनीति कर रहे हैं। तो बिना बात राजनीति कर रहे हैं हम। आप फेडरल स्ट्रक्चर तबाह करने जा रहे हो, लोकतंत्र चुरा करके आप बैठ गए हो गद्दी के ऊपर, और आप पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर करके एक आदमी का राज करना चाहते हो कि पूरे देश को एक आदमी चलाने का काम करे। तो ये उस फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर सीधा सीधा हमला होगा, जिस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां तबाह हो जाएंगी, क्षेत्रीय पार्टी तो बचेगी नहीं। एक वो पूजा पाल वाला प्रकरण चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आप क्या कहेंगे? वो सुरक्षा मांग रही है योगी जी से, ड्रामा कर रही है। अच्छा, ड्रामा कर रही है, बिला वजह का। कौन मार रहा है उसको भाई? बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 4 बेटे जिला कारागार से हुए रिहा। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाजी इकबाल के चारों बेटों को सोमवार की रात करीब 10 बजे सहारनपुर जिला कारागार से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हाजी इकबाल के चारों बेटों अफजाल, अलीशान, वाजिद और जावेद को सहारनपुर जिला कारागार से जमानत पर रिहा कर दिया गया। जी सर, आज जो हाजी इकबाल है उनके जो सुपुत्र हैं उनकी आज रिहाई हो रही है जमानत पर। क्या इसमें प्रोसेस हुआ है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और क्या कुछ अब आगे की इसमें कार्रवाई होगी? ये जो लड़के हैं, हाजी इकबाल के 4 लड़के हैं, जावेद, आलिशान, अफजाल और वाजिद भाई, ये सन 2022 से जेल में थे। हमारे खिलाफ मुकदमे थे, उनमें सक्षम न्यायालयों से बेल होती रही और लगातार बेल कराते रहे, मुकदमे लिखते रहे। लास्ट ईयर हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी कि हमारे खिलाफ ये जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, ये जैसे ही हमारे मुकदमों पुरानों में बेल होती है तुरंत नया मुकदमा लिख दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने मैं कहा कि इस बार मुकदमा लिखने दो, हम देखते हैं। 2024 में हमारी ये रिट पेंडिंग थी, तो अब हमारी बेल हाई कोर्ट से, एक मुकदमा था क्राइम नंबर 162/24, उसमें हमारी हाई कोर्ट से बेल हुई 12 तारीख में। 12 तारीख में हमने बेल हुई, 13 तारीख में हमने यहाँ जमानती दाखिल किए। तो जैसे ही जमानती हमारे तस्दीक होने के लिए गए तो तुरंत ही हमारे खिलाफ एक नया मुकदमा क्राइम नंबर 141/25 थाना मिर्जापुर पर कायम कर दिया गया। उसमें यहाँ रिमांड के लिए एप्लीकेशन दी गई। तो हमने उसी मुकदमे के आधार पर जो हमारी क्रिमिनल रिट पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, वो मेंशन की हमने 17 तारीख में, 16 में वारंट बना, फिर हमने मेंशन की। तो जज साहब ने मर्सी की प्रेयर थी, उन्होंने हमारी उसे सुनते हुए 22 तारीख में सुनवाई के लिए लगा दी। 22 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि 2 दिन के अंदर आप इनकी रिहाई करें, और उस मुकदमे में जिसमें हमारा वारंट बना था तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देते हुए इंटरिम बेल के लिए आदेश कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ 2 दिन की छुट्टी थी, 2 दिन की छुट्टी तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। आज हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में वहाँ हियरिंग हुई और आपके आदेश के ये बताया गया कि आपने आदेश किया था, लेकिन हमारी रिहाई नहीं हो पाई। तो आज वहाँ सुनवाई के ओरल आदेश किए गए कि ना आज ही छोड़ा जाए। तो हमने उन्हीं के आधार पर ऑर्डर दाखिल किया, बेल बॉन्ड दाखिल किए और शाम के टाइम हमारी रिहाई आई। बल्कि ये है कि आज प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा
और उन्होंने जितना भी हमें कोऑपरेट कर सकते प्रशासन ने कोऑपरेट किया। वकील साहब, एमडी साहब जो है चित्रकूट जेल में है, उनके लिए क्या प्रोसेस हुआ है? क्या उनकी भी रिहाई आज ही हुई है? एमडी साहब को एक मुकदमे में कन्विक्शन हो गया था जिसमें इन बच्चों की तो बेल हो गई, उनकी बेल पेंडिंग है। एक बेल में उनका ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ है, तो इसलिए उनकी रिहाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन चारों बच्चों की आज रिहाई हो जाएगी। हाजी इकबाल आउट ऑफ कंट्री है, उनके लिए क्या रिलीफ हुआ है? हाजी इकबाल जी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्राइम नंबर 286 में आदेश पारित किया था कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना किया जाए, क्योंकि इंडिया से बाहर हैं और उनका पासपोर्ट भी रद्द कर रखा है सरकार द्वारा, तो इसलिए हिंदुस्तान में आ नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था क्राइम नंबर 286/22 में कि वे वीसी के द्वारा जिन विवेचक को भी आवश्यकता है वो अपना नंबर दे देते हैं और वीसी के द्वारा उनके बयान ले लेते हैं, क्योंकि हमारे कई मामले हाई कोर्ट में भी सारा दिन थे। उन सब में भी यही आदेश है कि जब वो इंडिया से बाहर है, उनका पासपोर्ट रद्द है, तो वे वापिस तो आ नहीं सकते। तो वकील साहब, क्या मानते हैं 2021 का ये प्रकरण था जिसमें अभी मुकदमा दर्ज हुआ 13 तारीख को, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की जा रही थी? और अब क्या देखो, किस तरीके से आगे? षड्यंत्र तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो आदमी है, जिस आदमी ने मुकदमा लिखवाया था, उसके पिताजी ने ये जमीन जो बेची थी, ये सन 1991 में जमीन बेची थी उन्होंने, दयाराम ने, और दयाराम ने जमीन बेची थी 1991 में, और फिर 1991 में जिस आदमी को बेची थी उसने 8 साल के बाद ही जमीन मोहम्मद इकबाल को बेची, तो 9 साल बाद इनके बहनावा होया। 9 साल पे उस दिन हमारा दाखिल खारिज हो गया था सन 98 में ही, तो 35 साल के बाद उसी घटना को लेकर मुकदमा लिखवाया। 35 साल के बाद, 35 साल की घटना के बाद ये मुकदमा लिखवाया गया। तो इस तरह का कोई मामला नहीं था, लेकिन पता नहीं किस वजह से मुकदमा लिखवा दिया गया, नहीं तो कोई मतलब वास्ता किसी प्रकार का नहीं था। और 35 साल पहले की घटना दिखाया गया, मुकदमा लिखवाया था, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। बाकी यह है कि हम जितना भी है शासन प्रशासन ने कोऑपरेट किया है, अब तो इसी आधार पर हमारी रिहाई हो पाई है। बाकी हमारा कोई मतलब वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर यूसुफ कुरैशी सहारनपुर के जिला अध्यक्ष इमरान कुरैशी के ढोलीखाल स्थित निवास पर तशरीफ लाए। इस मौके पर डॉक्टर यूसुफ कुरैशी ने जिले के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कुरैशी नेता हाजी एहसान कुरैशी बेहट ने की एवं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। ये कार्यक्रम जो हो रहा है, यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं यूसुफ कुरैशी साहब, और जो ज़िले के पदाधिकारी बनाए हैं उनको सबको मनोनयन लेटर दे रहे हैं। सबके ओहदे के लेटर, पूरे ज़िले के पदाधिकारी मौजूद हैं यहाँ, उनको सबको सम्मानित पद से सम्मानित करा जा रहा है। और उनसे यही बात चल रही है कि इस ज़िले में कुरैश बिरादरी को बढ़ाने का काम करें और बढ़ चढ़कर जो गलत मामलात हो रहे हैं, उनकी बुराई जो बिरादरी के अंदर हो रही है उसको ख़त्म करें और तालीम की तरफ, कारोबार की तरफ बिरादरी को ले जाने का काम करें। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधियों को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर एवं टॉप 10 2 अपराधी आसिफ एवं साजिद को रविवार सोमवार की रात्रि 12:30 बजे कुतुबशेर क्षेत्र से घायल अवस्था में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 502 ग्राम नाजायज स्मैक, 2 तमंचे, 3 जिंदा एवं 3 खोखा कारतूस, 315 बोर, 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों घायल बदमाशों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री के बयान पर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद ने दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार शाम 4:30 बजे कहा, क्या प्रधानमंत्री को जेल भेजना संभव है? प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार संघीय ढांचे पर हमला कर रहे हैं। ईडी को पहले ही किसी को भी 30 दिनों के लिए जेल भेजने का अधिकार दे दिया गया है। क्षेत्रीय दल बिखर जाएंगे, क्योंकि एक बार उनके मुख्यमंत्री को जेल हो जाए तो आप उनकी पार्टी को तोड़ देंगे। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्या ये संभव है कि कोई प्राइम मिनिस्टर को जेल भेज देगा? आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को कोई जेल भेज देगा? प्राइम मिनिस्टर संघीय ढांचे के ऊपर पूरी तरीके से हमला कर रही है केंद्र, जो ये पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। जो स्टेट को हेड कर रहा है, आप उसको इस दायरे में ला करके, ईडी को आपने पहले ही इतना पावरफुल किया हुआ है कि ईडी किसी के अंदर भी गिरफ्तारी करके 30 दिन तक हिरासत में रख सकती है। तो आप खास तौर से जो क्षेत्रीय दल हैं
वो क्षेत्रीय दल तो टूट करके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके चीफ मिनिस्टर को डालोगे, उसके बाद उनकी पार्टियां तोड़ोगे। तो ये जो आप फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संविधान के सम्मत नहीं है और पूरी तरीके से असंवैधानिक है, पूरी तरीके से असंवैधानिक है। वो कह रहे हैं कि इस पर आपत्ति करने की जरूरत क्या है, जब हम इसको दोनों सदनों में लाएंगे और सदनों में लाने के बाद में संवैधानिक संशोधन होगा, जब तो दो तिहाई बहुमत चाहिए ही होता है, तो हम उस पर इसको कराएंगे। नहीं, विपक्ष को दिक्कत क्या है? नहीं, विपक्ष को दिक्कत क्या है? आप चीज ऐसी ला रहे हो जिसके अंदर आप देश के अंदर सारी चीजें खत्म कर दोगे। आप तो लोकतंत्र के मायने क्या रह गए? लोकतंत्र के मायने क्या रह गए हैं बताइए आप मुझे। इसके बाद आप तो पहले अभी आज भी 2 साल की सजा दी और सदस्यता खत्म। कानून तो यही बन गया ना, सदस्यता खत्म, तो क्या बचता है? उसके बाद बहाल हो गई और चुनाव हो गया तो सदस्यता तो गई ना। अगर हाईकोर्ट ने उसे रोक लगा दी तो सदस्यता तो चली गई, सदस्यता तो नहीं बची।